आज मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब इट्स बीन आई थिंक 20 days completed that last video I have posted in my channel. बहुत टाइम हो गया वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी मैं, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन ऑल्सो, दैट्स आई जस्ट couldn't able to upload the videos regularly. So आज से वीडियो डेली आएगा और आज हम केमिकल काइनेटिक्स से अपना वीडियो देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और साथ साथ ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन देखना, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम अपना बेसिक जो मैथ्स है वो कंप्लीट करेंगे, और मैथ्स के साथ हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल में जो इंटीग्रेशन लेवल के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और उससे जो रिलेटेड हमारे पास डेरिवेशंस बनते हैं फॉर्मूला के, जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, उसके भी रिलेटेड जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला है उससे डेरिवेशन जो होता है वो हम सीख लेंगे, जिससे हमारे पास जो भी फॉर्मूला है वो इजीली बन जाए। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद भी कर सकते हो, पर आईआईटी बुक्स में क्या रहता है, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना बल्कि डेरिवेशन पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो इसीलिए आपको डेरिवेशन बनना बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास में मैं आपको मैथ्स का डेरिवेशन सिखाऊंगी, और फर्स्ट में उसके अलॉन्ग आई विल जस्ट ट्राई टू क्लियर योर ऑल द डाउट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, एंड देन ऑल्सो दे विल जस्ट इंक्लूड द डेरिवेशन पार्ट्स विच इज having very minor maths formula like log formula and log charts. Okay, so I hope आपको ये वीडियो के बाद क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ा जाता है और केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये मैं आज नहीं बताऊंगी क्योंकि सब एक साथ बताना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको सिर्फ आज केमिकल काइनेटिक्स का जो फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन और केमिकल काइनेटिक्स का जो इंट्रोडक्शन होता है वो बताऊँगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स? ओके, सो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? देखिए, केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है ये हमको पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी डील्स द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ, द केमिकल काइनेटिक्स is the branch of chemistry which deals with the speed of chemical equation or chemical reactions. Okay, chemical kinetics chemistry की वो शाखा है जहाँ पर हम chemical reactions का speed को analyze करते हैं, कौन सा speed slow है, कौन सा speed fast है, बल्कि कौन सा speed moderate है, वो हम chemical kinetics में study करते हैं। बहुत स्टूडेंट्स को डाउट आ जाता है कि मैडम हम केमिकल काइनेटिक्स में स्लो स्पीड, फास्ट स्पीड और मॉडरेट स्पीड ये तो आपने बता दिया, पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के टाइम हमको कैसे पता चलेगा कि ये स्पीड है, स्पीड में केमिकल इक्वेशन हो रही है या फास्ट में हो रही है? देखिए, जो हम केमिकल रिएक्शन का मैथ सॉल्व करेंगे ना, वो हमें ऑर्डर के साथ बताया दिया जाएगा, ठीक है। ऑर्डर मतलब मैं आपको पढ़ाऊँगी कि व्हाट इज़ द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ठीक है। और जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन का एक्चुअल में फॉर्मूला कहाँ से डेरिवेटिव है ये हम पढ़ेंगे। तो आपको अभी अगर ऐसे डाउट आ रहा है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि जो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है वो स्पीड में हो रही है, स्लो में हो रही है, देखिए इस चीज़ को समझने के लिए पहले तो हमको एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल से अपना डाउट को क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने गाड़ी खरीदी, ठीक है। अब आप गाड़ी को ड्राइव करने वाले हो, है ना। तो जब आप गाड़ी को ड्राइव करोगे तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट टाइम में आप जब गाड़ी को ड्राइव करोगे तो एक स्पीड मेंटेन करोगे, राइट। मतलब एक क्या मेंटेन करोगे? एवरेज स्पीड। अब उसी एवरेज स्पीड से आप लास्ट अपने घर तक या अपने मतलब जो आपका डिसाइड लोकेशन है वहाँ तक पहुँचोगे वो पक्का नहीं है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल, आपने अपने घर से गाड़ी चलाना स्टार्ट किया एक एवरेज स्पीड के साथ, पर वो एवरेज स्पीड को आप मेंटेन करते हुए पूरे रास्ते अपने डिसाइड लोकेशन तक पहुँचोगे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो एवरेज वर्ड है, ये एवरेज वर्ड भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट
वर्ड होता है केमिकल काइनेटिक्स में, जो कि आपको एक लमसम आप बोल सकते हो कि क्या बताता है, एक मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताता है कि आप कितने स्पीड में पहुँचोगे। पर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, एक स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हो, घर से आप गाड़ी चलाना स्टार्ट कर रहे हो और अपने डिज़ायर लोकेशन तक पहुंचने के लिए अपने एक स्पीड मेंटेन कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस स्पीड से अपने घर से निकले थे उसी स्पीड में आप अपने डिज़ायर लोकेशन तक भी पहुंचोगे, ये ज़रूरी नहीं है। वहाँ से हम एक एवरेज स्पीड समझते हैं कि आप इतने स्पीड में पर आवर गाड़ी चला सकते हो मतलब। पर अगर मैं आपको बताऊं कि उसी स्पीड से आप कंफर्म है कि हर एक घंटे में आप उसी स्पीड में गाड़ी चलाओगे, ये भी गलत है, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स से हमको ये समझना पड़ता है कि जो भी केमिकल रिएक्शंस की आप हर चीज़ को, मैं जो भी आपको बताऊं कि हर चीज़ को आपको मतलब गाड़ी से रिलेट करना पड़ेगा। जो आप रोड पे गाड़ी चलाते हो ना, वैसे आपको रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पहले रिएक्शन स्पीड में हो रही थी, लास्ट में रिएक्शन थोड़ी सी स्लो हुई, ये आप कैसे समझोगे कि पहले आप एनर्जेटिक रहते हो, ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा एनर्जी लो होते हो, तो आपका रिएक्शन लो होता है, मतलब रिएक्शन के तहत में लो होता है, पर आपकी एनर्जी लो होने की वजह से गाड़ी का स्पीड थोड़ा सा कम होता है। आप समझ सकते हो कि पहले स्पीड ज़्यादा था, फिर कम हुआ, है ना। तो यहाँ से हमको क्या क्लैरिटी मिल रही है कि स्पीड एवरी टाइम वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। स्पीड ऊपर नीचे होते रहेगा। ये डिपेंड करेगा कि आपका आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, कैसे मेंटेन कर रहे हो अपने स्पीड को। ये आपका जो है पर्टिकुलर रिएक्शन के भी साथ आप साइमल्टेनियसली अपने हिसाब से चलोगे। और बाकी जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, है ना, तो गाड़ी चलाने के टाइम आपके दिमाग में क्या है कि हमको डिज़ायर्ड लोकेशन तक पहुँचना है। अब डिज़ायर्ड लोकेशन तक पहुँचते देखिए, अगर आपके हाथ में होता तो आप तो फटाफट से पहुँच जाते ना, मतलब अपने डिज़ायर्ड लोकेशन तक। पर क्या होता है कि जो पाथ होता है हमारे रिएक्शन से प्रोडक्ट तक, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए जो पाथ होता है, उसके बीच में बहुत सारी मतलब आप बोल सकते हो कि रुकावटें आती रहती है, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स आती रहती है। आप रोड में देखोगे कि ट्रैफिक सिग्नल आ जाता है, कभी कभी आप थोड़ा सा स्लो करते हो फॉर एनी स्पीड ब्रेकर वगैरह, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके मतलब आप जैसे चाहोगे वैसे रिएक्शन होगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब रिएक्शन में जो भी दिक्कतें आएंगी, वो दिक्कतें ऑब्स्टिकल्स को पार करते करते रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, कम होगी, है ना। तो रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। हाँ, आपको इन फ्यूचर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि कांस्टेंट रख दिया हमने रिएक्टेंट का वैल्यू, अब आप ये वाले रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपना स्पीड निकालने की कोशिश करो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की कोशिश करो। ये आपको एक्सपेरिमेंटली कभी कभी दे दिया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एवरी टाइम सब कंसंट्रेशन कांस्टेंट मानेंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, आप अगर बहुत सारे रिएक्टेंट्स हैं तो किसी दो का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रख के उसको आप जो सामने वाला जो कांस्टेंट नहीं है, जो वेरी करता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर प्रभावित हो सकता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। पर स्टिल मुझे जितना आइडिया हुआ है कि केमिकल काइनेटिक्स में जब आपकी कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी, कोई भी आपकी जो कंसंट्रेशन की रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी, वो कांस्टेंट स्पीड से वैरी नहीं करेगी, बल्कि उसका एक एवरेज स्पीड निकलता है, जो हम समझ सकते हैं कि उतना स्पीड में ऊपर नीचे हो सकता है, पर उतना लमसम स्पीड में वो क्या कर सकता है, अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं। पर किसी भी पर्टिकुलर टाइम का अगर आपको रिएक्शन निकालना है, ठीक है, पर्टिकुलर उसी टाइम में अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, उसके लिए आपको एक और फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। मतलब यहाँ से हमको बस इतना समझ आ जाना चाहिए कि पर्टिकुलर जो रेट ऑफ रिएक्शन रहती है, ठीक है, पर्टिकुलर जो रेट ऑफ रिएक्शन रहती है ना, वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एक कांस्टेंट टाइम को कांस्टेंट क्या बोलना चाहिए मुझे, स्पीड, कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन नहीं करती, बल्कि उसका स्पीड ऊपर नीचे होता है, कभी स्लो कभी फास्ट होते होते अपनी रिएक्टेंट कहाँ तक पहुँचता है, प्रोडक्ट तक पहुँचता है, ठीक है। हाँ, अब बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, स्लो, फास्ट, मॉडरेट। अब स्लो, फास्ट, मॉडरेट के साथ हमको एग्जांपल्स क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि उससे हमको एक क्लैरिटी मिलती है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना, ठीक है, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना वो कैसे बना, ठीक है। मतलब हाँ, हो सकता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना, उसमें भी फास्ट, स्लो, मॉडरेट सब कुछ हुआ है, पर ज़्यादा
आपका जो रिएक्शन का रेट है वो बताया जाता है, ठीक है। मैं पर्टिकुलर किसी न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं बता रही हूँ, पर हाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिख के दे रही हूँ, आप समझ जाना कि वो क्या है, स्पीड को बता रहे हैं थ्योरेटिकली। फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ रिएक्शन मैं लिख रही हूँ, अब देखो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with speed of chemical reaction is called chemical kinetics. Okay. Chemical kinetics, केमिकल मतलब केमिस्ट्री से केमिकल रासायन बोलते हैं, और काइनेटिक्स मतलब स्पीड, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब उसका चलने का तरीका, उसका घूमने का तरीका, इसको काइनेटिक्स, ओके। स्पीड बोलते हैं इसको, केमिकल काइनेटिक्स, ओके। सो ये रेट ऑफ रिएक्शन को हमको देखना पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन का ही हमको इस चैप्टर में स्टडी करना पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे हमको स्टडी करना पड़ेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली दो प्रकार का हम देखेंगे, ठीक है। एक देखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। एक और देखेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। लिख लीजिए, ये रफ नोट्स हैं, आप बना सकते हो, वैसे भी बुक में ये सब दिया रहता है। डायरेक्ट मैं मैथ्स से स्टार्ट नहीं करूँगी, डेरिवेशन से, क्योंकि आप लगेगा कि मैं रट के आगे और आपको बताना स्टार्ट कर दिया। नहीं, मैं आपको थ्योरी पहले लिखवा देती हूँ, आप थ्योरी समझ लो। थ्योरी के बाद हम उसका फॉर्मूला डेरिवेट जब करेंगे ना, तो ये थ्योरी ही काम आएगा, इसीलिए मैं थ्योरी आपको पहले एक इंट्रोडक्शन बता दे रही हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके जब डेरिवेशन सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। कौन सा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, कौन सा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केमिकल काइनेटिक्स। और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है, बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है केमिकल काइनेटिक्स में। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट आपको, मतलब मुझे मेरे टाइम में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सबसे ज़्यादा कठिन लगा था, और आज भी लगता है, पर मैं चाहती हूँ कि वो डाउट आपको ना आए। और कोई भी अगर डाउट अगर आपको आ गया इस लेक्चर के बाद, अगर आपको डाउट आ गया, वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी डाउट ना आए, क्योंकि डाउट्स क्या रहते हैं कि आता है दिमाग में, पर हम समझ नहीं पाते कि पूछे कैसे, कहाँ से क्या करें कि समझ में आ जाए, पर डाउट रहता है, बहुत इंटरनल आता है डाउट। अब देखिए, अगर ऐसा हुआ कि मैं समझा रही हूँ, आपको डाउट आ रहा है, पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि डाउट आ क्या रहा है, मतलब पूछ नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, जस्ट कोई भी एक डेरिवेशन जब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी ना, मैथ्स का भी हम स्टार्ट नहीं करें, उससे थ्योरी पढ़े, जब डेरिवेशन हम करेंगे ना, तो पहले आप डेरिवेशन को अच्छे से पढ़ोगे, पढ़ने के बाद बुक में आंसर चेक करोगे, आंसर चेक करने के बाद खुद सॉल्व करोगे। खुद सॉल्व करते करते क्या होता है, बुक बंद करके, मैं अपने टाइम में ऐसे किया करती थी, बुक बंद करके सॉल्व करके, उसके बाद आपको क्लैरिटी आएगी कि आपका एग्जैक्ट डाउट कहाँ है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको पूछोगे जहाँ पर आपको डाउट है, कोई भी डाउट होगा, आई विल डेफिनेटली क्लियर इट बाय माई सेल्फ प्रॉपरली, बिकॉज डाउट नहीं आना चाहिए, सब क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, राइट। इसीलिए मैं आपको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों मैंने शाखाएं लिखी है, किसके लिए है, ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए है ना, वीडियो पिक्चर है ना, हाँ। रेट ऑफ रिएक्शन के टू पार्ट्स होते हैं, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको ये बताया कि आप एक पर्टिकुलर घर से अपनी गाड़ी चलाना स्टार्ट कर रहे हो, आपको मंजिल तक पहुंचना है, और गाड़ी चलाते चलाते ऐसा नहीं है कि आप एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। सेम रेट ऑफ रिएक्शन, आई मीन केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस में भी सेम देखा जाता है। केमिकल रिएक्शंस का कभी भी स्पीड कांस्टेंट नहीं हो पाता, कंसंट्रेशन की स्पीड ऊपर नीचे होती रहती है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स पार करने पड़ते हैं, ठीक है। हो सकता है हम पढ़ेंगे बाद में कि आरडीएस इक्वेशन और आई मीन जो आपका एनर्जी रहता है, विच इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो हर रिएक्टर को पार करनी पड़ती है प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, उस वहाँ तक जाने के लिए भी उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, किसको, रिएक्टर को। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आप रिएक्टर
रिएक्टेंट को जब आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाओगे तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऊपर नीचे स्लो डाउन फास्ट जैसे होती रहती है, पर जो सबसे ज़्यादा मेंटेन होती है, फॉर एग्जांपल कि स्लो से ज़्यादा फास्ट का रेट देखा गया, तो हम जो जिस प्रोडक्ट की बात करेंगे उसका फास्ट बता देंगे कि ये पर्टिकुलर जो केमिकल इक्वेशन बनी इस प्रोडक्ट के तहत वो बहुत ज़्यादा फास्ट देखी गई, फास्ट का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा था। जैसे फॉर एग्जांपल रेट ऑफ रिएक्शन में तीन आप बोल सकते हो कि टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, आई मीन फास्ट रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन का जो फास्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, ठीक है। सेकंड है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन मीन्स ऐसे रिएक्शन जो ना ही फास्ट है ना ही स्लो है, एक मीडियम प्रोसेस से वो मूव ऑन करेंगे। थर्ड है आपका स्लो रिएक्शन। देखिए इसके एग्जांपल्स के साथ समझे तो और अच्छा लगेगा। जैसे फास्ट रिएक्शंस, कंबशन मतलब किसी चीज़ का जलना, ठीक है, कंबशन ऑफ एनीथिंग, इट मे बी कार्बन, इट मे बी पेपर, इट मे बी एनीथिंग burning happens, then you have to just remember that fast reaction would take place, okay. And moderate reaction can lead to combustion. I hope the spelling is alright. This is the called fast reaction where the example is combustion of anything is majorly depends for the fast reaction, okay. Moderate reaction ऐसी reactions होती है जो ना ही ज़्यादा फास्ट होती है ना ही ज़्यादा स्लो होती है, ना ही ज़्यादा फास्ट होती है ना ही ज़्यादा स्लो होती है, दैट इज कॉल्ड मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शंस, दे आर मेनली कॉल्ड एज मॉडरेट रिएक्शन, ओके। सो मॉडरेट रिएक्शन के एग्जांपल आप क्या समझ सकते हो, आप पहले मैं आपको स्लो का दिखा देती हूँ फिर मॉडरेट समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्लो रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस जो बहुत धीरे हो रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग, ठीक है, रस्टिंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्लो रिएक्शन। रस्टिंग किसकी होती है, आयरन की होगी ऑफ कोर्स, है ना। रस्टिंग मतलब जंग लगना इज मेनली एग्जाम्पल ऑफ स्लो रिएक्शन। देखिए जब भी आप रस्टिंग प्रोसेस देखते हो, रस्टिंग प्रोसेस होता कैसे है, जब भी आयरन में ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब भी आ जाता है, ऑक्सीजन कहाँ रहता है, मॉइस्चर, जहाँ पर वाटर रहता है, एक्वस कंडीशंस, या फिर कोई भी आप एयर की प्रेजेंस में आप आयरन को रखोगे, है ना, और उसको अगर कोई कोटिंग नहीं करोगे, कोटिंग मतलब अगर उसके प्रिवेंशंस फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा कि आयरन में जंग लग जाएगा। और आयरन में जंग लगने का मतलब ये है कि आयरन मतलब डैमेज हो रहा है, डिटोरिएटेड हो रहा है, तो आयरन के लिए जंग लगना एक डिजीज़ के बराबर होती है। तो मैं आपको जंग लगना नहीं सिखा रही हूँ, दैट इज कॉल्ड कोरोशन, वो हम अगली चैप्टर पढ़ेंगे, विच इज़ अवर अलग चैप्टर होता है वो आपका क्लास 12 का एक चैप्टर होता है विच इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, और हम केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ एक और चैप्टर पढ़ते हैं विच इज़ योर थर्मोडायनेमिक्स, एंड दो चैप्टर को हम एक साथ साइमल्टेनियसली कवर करते हैं, जिससे हमको मैथमेटिक्स और थ्योरी एक साथ क्लियर हो जाए, ग्राफ भी रहता है। तो मैं आपको कोरोजन के बारे में नहीं सिखा रही हूँ, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बस मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि स्लो रिएक्शन रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों है। रस्टिंग ऑफ आयरन स्लो रिएक्शन में इसीलिए पड़ती है क्योंकि आप देखे हो कि रस्टिंग ऑफ आयरन कभी भी फास्ट आपको रिजल्ट नहीं देगी। फॉर एग्जांपल आपको कोई एक लोहा दे दिया गया, है ना, अब लोहे को क्या करोगे, आपको देखना है कि कितने टाइम में इसमें जंग लग रहा है। आप क्या करो, लोहे में पानी छिड़क दो, क्या करो, लोहे में पानी छिड़क दो। पर लोहे में पानी छिड़कने के बाद 2 मिनट बाद तो ऐसा होगा नहीं कि उसमें जंग लग जाएगा, होता है क्या, नहीं होता। तो उसमें हमको क्या देखना पड़ता है कि जंग लगता कितने टाइम में है, जंग लगता कितने टाइम में है। अब क्या करो, उस पर्टिकुलर आयरन में पानी छिड़क के छोड़ दो, ठीक है, कहाँ छोड़ दोगे, कहीं भी रूम के कॉर्नर में छोड़ दो। आफ्टर 1 वीक आप देखो कि उसमें छोटे छोटे पाउडरी फॉर्म में कुछ जम रहा है, ठीक है। आप अच्छे से चेक करोगे उसमें तो आप देखोगे कि जो पर्टिकुलर आयरन है वो पर्टिकुलर आयरन में ही जो एरिया है वो एरिया कन्वर्ट हो चुका है रेडिश पाउडर फॉर्म में, है ना। मतलब जो पर्टिकुलर आयरन है वो आयरन क्या बन गया, नष्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब आयरन में कोई अलग से बाहर से कोई मटेरियल नहीं आया पाउडर वाला, आयरन ही खुद पाउडर बन रहा है, मतलब उसमें रस्ट हो रहा है, जंग लग रहा है। अब वो कितने टाइम में हुआ, वो कम से कम आपको 1, 2, 3 हफ्ते लगेंगे प्रोसेस को होने में। पूरा जब प्रोसेस कंप्लीट होगा बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, राइट। तो रस्टिंग ऑफ आयरन बेसिकली फास्ट रिएक्शन नहीं होती, बल्कि क्या होती है, स्लो रिएक्शंस। इज इट अ काइंड ऑफ स्लो रिएक्शन, मतलब स्लो स्पीड जो रहती है केमिकल
प्रोडक्ट में पूरा जो कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो उसमें स्लो रेट ज़्यादा रहेगा, इसलिए रस्टिक ऑफ आयरन इज मेजरली टेकन एज ए स्लो रिएक्शन एग्जाम्पल। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, चलिए फास्ट रिएक्शन हो गया, स्लो रिएक्शन हो गया, मॉडरेट रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए मॉडरेट रिएक्शन मतलब क्या होती है, ना ही फास्ट, ठीक है, ना ही स्लो। मॉडरेट रिएक्शन ना ही फास्ट होती है ना ही स्लो होती है। कुकिंग ऑफ फूड इज अ काइंड ऑफ मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। खाना बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं, खाना में हम क्या देखते हैं कि आप कोई फूड ले लो, फूड में आप क्या करोगे, नीचे से आग जलाओगे, कंबशन। हम डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में नहीं रख रहे, बल्कि हम उसको क्या कर रहे हैं, कंडक्शन, अब बोल सकते हो कि रेडिएशन के थ्रू हम उसको हीट दे रहे हैं, ठीक है। और हीट देने के टाइम उसमें क्या हो जा रहा है, खाने में हीट पहुंच रहा है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो आपको खाना चाहिए वो कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ना ही वो फास्ट हुई है ना, और ना ही वो स्लो हुई। इज इट अ काइंड ऑफ मॉडरेट रिएक्शन, ओके। सो मॉडरेट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दे आर काउंटेड इन द रेट ऑफ रिएक्शन टर्म्स, अंडरस्टैंड। अब देखिए इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को आप एग्जाम के टाइम में आंसर बनाने का लिख सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन में 2 चीज़ों में आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग रेट काउंट की जाती है। एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फर्स्ट याद रखना है, इससे हम अपना मैथ सॉल्व करने वाले हैं। और सेकेंड है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कोई भी जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही होती है, जो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, केमिकल रिएक्शन होने के टाइम में एक स्पीड मेंटेन होती है। वो कौन सी स्पीड होती है, एवरेज स्पीड, मतलब उस स्पीड से कम ज़्यादा होगा, पर उसी स्पीड में अप्रॉक्सीमेट कहीं ना कहीं आपको क्या दिखेगा, एक वैल्यू आएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये भी एक रेट ऑफ रिएक्शन का टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्पीड है। ये कब काउंट होता है, ये आपका एवरेज था, मतलब शुरू से लेके पूरे अंत तक रेट ऑफ रिएक्शन कितना था, उसका एवरेज इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसका सिंबल होता है, ये मैं आपको बताऊंगी, इससे ही हम क्या करेंगे, मैथ सॉल्व करेंगे। और ये सेकंड वाला जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजरली काउंटेड फॉर द पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम, ओके। मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी जर्नी स्टार्ट की अपने इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल पॉइंट आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, जहाँ से आप रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हो, दैट पर्टिकुलर विल बी नोन एज योर इनिशियल कंसंट्रेशन, ओके। इनिशियल कंसंट्रेशन से जब आप फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचोगे, वो जो टाइम होगी वो तो आपका एवरेज में काउंट होगा, पर पर्टिकुलर एवरेज से कोई हमको क्या होता है, मतलब समझ नहीं आता कि मतलब हम अपना ग्राफ कैसे प्लॉट करें, ठीक है। तो पर्टिकुलर कोई इंस्टेंटेनियस टाइम में अगर आपको चाहिए रहता है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में कितना रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा होगा, तो क्या करोगे, उस रेट ऑफ रिएक्शन के साथ टाइम को काउंट करोगे, क्लियर है। और टाइम को काउंट करने के बाद हम tan थीटा का फॉर्मूला निकालते हैं, विच इज़ अवर व्हाट, आप जानती होगी ग्राफ में हम एक स्लोप बनाते हैं, है ना। उस स्लोप के अलावा अपना क्या करते हैं, tan थीटा को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो tan थीटा विल बी योर फॉर्मूला फॉर दिस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आपको तभी रिएक्शन में काउंट किया जाता है जब आपका क्या होता है, एग्जैक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम में रिएक्शन को चेक करना, ठीक है। तो आपको रेट अगर मिल जाए, मतलब कोई पर्टिकुलर अगर आपको टाइम मिल जाए, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में आप अपना रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेक करोगे, विद दिस हेल्प ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपने 12 बजे कोई अपना जर्नी स्टार्ट किया, 6 बजे आप कहीं अपने लोकेशन तक पहुंच रहे हो, तो 12 बजे से 6 बजे तक 6 घंटे का जर्नी था, है ना। अब 6 घंटे की जर्नी में आपने कितने किलोमीटर पर आवर मूव किया, वो आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा। पर अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कोई पूछे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब पर्टिकुलर 3 बजे आप कितने रेट ऑफ रिएक्शन, कितने रेट में आप जर्नी कर रहे थे, वो निकालने के लिए आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन काउंट करना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस में कैसे काउंट किया जाता है, स्लोप, मतलब tan थीटा के अकॉर्डिंग उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको टेंजेंट वगैरह निकालना भी समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो मैंने आपको नहीं सिखाया, पर आपको मैं अभी सिर्फ थ्योरी और डेरिवेशन सिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ और 2-3 अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, विच इज़ बेसिकली कम्स इन IIT, ओके। सो हम पहले अपना थ्योरी को सॉल्व कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना डेरिवेशन करने के बाद क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चंस जितना
सॉल्व कर पाओगे उतना आपको ये कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर हो गया। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। और ये दोनों ही किसके पार्ट होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन के एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, दो पार्ट होते हैं। दोनों के टाइमिंग कैसे डिफर करते हैं, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन शुरू से लेकर अंत तक का जो रिएक्शन हो रही है उसमें जो पर्टिकुलर एक एवरेज टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड योर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और instantaneous rate of reaction is that particular rate of reaction counted when you have to count exact timing rate of reaction. That particular is your instantaneous rate of reaction. I hope it is clear. अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप बताइएगा। I can't clear it many times because मुझे आपको डेरिवेशन भी सिखा रहा है और एक ही चीज़ को मैं बार बार रिपीट करती रहूँगी तो आपको लगेगा कि बहुत बोरिंग लगेगा। तो मैं क्या करूँगी, ये सब चीज़ें एट लास्ट में कवर करके बताऊँगी, जिससे आपको एट लास्ट ऐसे क्लियर हो कि डेरिवेशन के साथ हम कैसे इन सब चीज़ों को सम आउट करते हैं। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। बता दूँ, लिख लीजिए, बता दूँ, चलिए। नेक्स्ट हम क्या लिखना है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का लिखने का तरीका कैसे होता है केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में। ओके, सो मैं आपको जो गाड़ी वाला एग्जाम्पल दे रही हूँ वो गाड़ी वाला एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखिएगा और उसके साथ साथ अपना केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए चलेगा। देखिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कैसा होता है कि हम कोई भी पर्टिकुलर टाइमिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम एक एवरेज टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब कितने टाइम में मतलब लमसम एक टाइम बता दो कि उतने टाइम में बार बार आप ऊपर नीचे स्लो फास्ट करते हुए भी वो पर्टिकुलर टाइमिंग को टच कर रही होगी, है ना। मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर आप पर्टिकुलर 1 किलोमीटर की बात करो, ठीक है, तो 1 किलोमीटर कितने में आप कवर करोगे, 1 मिनट में, है ना। तो पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि हम 1 मिनट में ही 1 किलोमीटर कवर करो, हो सकता है 1 मिनट से 2 सेकंड कम हो जाए, 1 मिनट से 2 सेकंड ज़्यादा हो जाए। तो 1 मिनट जो पर्टिकुलर टाइम बता रही हूँ दैट इज कॉल्ड योर एवरेज टाइम। ओके, सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में जो पर्टिकुलर आपका सिंबल लगता है वो आपका क्या लगता है डेल्टा, दिस इज, ठीक है। ये आपको क्या लगता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में ये रखता है सिंबल। और ये डेल्टा के साथ हम क्या लगाएंगे, अपना कंसंट्रेशन लगाएंगे। अब कंसंट्रेशन में हो जाता है बच्चों को डाउट, क्योंकि कंसंट्रेशन को हमको समझ नहीं आता। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि जो भी आपकी केमिकल रिएक्शंस होंगी वो किस में डिपेंड करेंगी, कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का भी होता है, प्रोडक्ट का भी होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये आपको क्या है, क्या लिखा मैंने, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हमको क्या किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में, मतलब हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, रिएक्टेंट का काम ही होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, ठीक है। अब रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा नहीं, एक के साथ कुछ हमको कंबाइन करना पड़ेगा, उसके बाद एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल H2 plus O2 gives us water, H2O plus O2 gives us water, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस दोनों को कंबाइन करूँ तो वाटर मिल रहा है। यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो कि A plus B gives us प्रोडक्ट C, ठीक है। इसका मतलब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि शायद हम A और B को मिला रहे हैं और C शायद कुछ और ही आ रहा है। सबको ऐसे लगता है C प्रोडक्ट A और B से अलग है तो C शायद कुछ और ही आएगा। देखिए एक मैंने एग्जाम्पल दिया, कहीं आपको ऐसा लग रहा है क्या कि H2O कहीं अलग से आया है, ऐसा आपको लग रहा है क्या? देखिए नहीं, H2 plus O2 से ही H2O बना है, ठीक है। बैलेंस से ये पता है मुझे, H2 plus O2 H2O ये आपको क्या है, एक पर्टिकुलर वाटर फॉर्मेशन का केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, नॉट इट्स रिएक्शन का ये मैकेनिज्म नहीं है, रिएक्शन मैकेनिज्म अलग होता है, वो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पर ये फिजिकल केमिस्ट्री में बात है। तो मैं आपको सिर्फ केमिकल क्या दिखाऊंगी, केमिकल इक्वेशन दिखाऊंगी। तो H2 plus O2 gives us water, ये बच्चों को पता है, पर H2 plus O2 gives us water, यहाँ पर जो पर्टिकुलर वाटर बना, ये वाटर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि हम H2 और O2 को जोड़ रहे हैं, आपको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा तो नहीं है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई भी
रिएक्टेंट को जोड़ते हैं तो रिएक्टेंट से ही डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। प्रोडक्ट कुछ अलग नहीं बनता, ठीक है। हाँ, दोनों के कंपाउंड्स अलग हैं। ये दोनों एक H2 मॉलिक्यूल है, इट इज O2 मॉलिक्यूल, दिस पर्टिकुलर इज अ वाटर कंपाउंड। तो वाटर जो है वो अलग है, इसमें कहीं पर्टिकुलर सेपरेटली H2 और O2 आपको नहीं दिखेगा, बल्कि H2 O2 दोनों के साथ कंबाइन करके वाटर देंगे, ठीक है। तो H2 प्लस O2 अलग से कोई H2O2 नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि रिएक्शन में ये खासियत होती है, रिएक्शन बनने का ये मतलब होता है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, मतलब रिएक्टेंट को अपना कंसंट्रेशन को कम करना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनना है, ठीक है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनना है और रिएक्टेंट को अपने कंसंट्रेशन को कम करना है। रिएक्टेंट को अपना कंसंट्रेशन कम करने के लिए प्रोडक्ट को कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। मतलब रिएक्टेंट एक टाइम में जब प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट का जो पर्टिकुलर आप देख सकते हो मोल्स हैं, ठीक है। मोल्स ऑफ जो आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स खत्म, पर इससे ही जो अलग आपको कंपाउंड बनेगा, इससे मिल के जो कंपाउंड बनेगा उसका कंसंट्रेशन हाई होगा, मतलब इक्वल है। ये मैं मान रही हूँ कि दोनों इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है, बैलेंस करने से इक्वल हो जाएगा H2 प्लस O2। तो इसमें बैलेंस कैसे करूँगी?